नमस्कार। डीएलएड द्वितीय वर्ष विषय हिंदी भाषा शिक्षण और प्रवीणता और हमारी इकाई 2 मौखिक अभिव्यक्ति, उसके अंतर्गत आज हम लोग जो बिंदु पढ़ेंगे मौखिक अभिव्यक्ति के गुण। जो मौखिक रूप में अपने विचारों भावनाओं को व्यक्त किया जा रहा है उसके अंतर्गत किन गुणों का समावेश होना चाहिए, क्योंकि अगर इन गुणों का समावेश नहीं होगा तो कहने वाला तो कह देगा लेकिन जो समझने वाला है वो उन बातों को समझ नहीं पाएगा। इसी कारण इन गुणों का समावेश उसके अंतर्गत होना चाहिए। तो पहला गुण है भाषिक शुद्धता। पहला है भाषिक शुद्धता। जैसा कि सभी जानते हैं कि भाषा की शुद्धता है वो कही गई बात को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने के लिए आवश्यक होती है। यानी भाषा का शुद्ध रूप अगर प्रस्तुत नहीं होगा तो कोई भी जो सुनने वाला है वो उस बात को समझ नहीं पाएगा और न ही उसके संदर्भ में कुछ कह सकेगा। इसीलिए भाषिक शुद्धता मौखिक अभिव्यक्ति के अंतर्गत होना बहुत ही आवश्यक है। दूसरा है विचारों की सशक्तता। विचारों की सशक्तता। विचारों की सशक्तता। विचारों की सशक्तता मतलब कि जो भी विचार व्यक्त किए जा रहे हैं वो सशक्त होने चाहिए। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग कहते कहते बीच में अटक रहे हैं या फिर स्पष्ट रूप से पहले तो हाँ फिर ना या फिर कुछ बात है उसको कभी दोहरा रहे हैं कभी क्या कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी चीज़ व्यक्त की जा रही है, जो विचार कहने हैं वो एक बार में बहुत अच्छे तरीके से नहीं समझ आने पर दोबारा कह सकते हैं, लेकिन जो विचार व्यक्त किए जा रहे हैं उनके अंतर्गत सशक्त मतलब एक मजबूती होनी चाहिए जिसका कि सुनने वाले पर एकदम प्रभाव पड़े और उससे उसी प्रभाव के कारण वो उसे संबंधित तर्क या वितर्क उसी समक्ष प्रस्तुत कर सके। इसीलिए विचारों की सशक्तता अभिव्यक्ति के अंतर्गत होनी चाहिए। फिर है प्रभाव उत्पादकता। प्रभाव उत्पादकता के अंतर्गत जो बात कही जा रही है, जो विचार प्रस्तुत किए जा रहे हैं वो प्रभावपूर्ण होने चाहिए। यदि उसमें प्रभाव उत्पादकता नहीं होगी, प्रभाव तो उत्पादकता का गुण नहीं होगा, तब जो बात कही गई है वो सामने वाले के लिए केवल एक सुनने मात्र ही रह जाएगी। उससे संबंधित कोई भी निर्णय लेने का कार्य नहीं किया जाएगा। इसलिए जो भी कहा जाए उसके अंतर्गत प्रभाव उत्पादकता होनी चाहिए। मतलब तुरंत निर्णय उसको सुनकर, उस बात को सुनकर तुरंत निर्णय लिया जा सके। इस प्रकार प्रभाव उत्पादकता एक अभिव्यक्ति के अंतर्गत होनी चाहिए। फिर है व्यवहारिकता। व्यवहारिकता के अंतर्गत जो बात कही जा रही है, जो भाव व्यक्त किए जा रहे हैं वो व्यवहार पूर्ण होने चाहिए, बनावटीपन उनमें नहीं होना चाहिए। यदि अगर बनावटीपन होता है तो समझने वाला उसको अतियुक्तिपूर्ण लेता है, अतिशयोक्तिपूर्ण लेता है और उनको उनके मतलब कि उसके सामने कोई भी अपने विचार प्रस्तुत नहीं कर सकता है। ठीक है, तो व्यवहारिकता होती है मौलिक रूप, जो कहें कि हम लोग मौलिक रूप में विचार प्रस्तुत किए जाते हैं वही सही होते हैं और सुनने वाला भी उनसे संबंधित जो बात है कहने वाले के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। यानी कि व्यवहारिकता, व्यवहार में ली जाने वाली भाषा का प्रयोग करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारी मर्जी हो उसी प्रकार से हम लोग भाषा का प्रयोग करें, नहीं, व्यवहार पूर्ण भाषा का, व्यवहारिकता ली हुई भाषा हो इस प्रकार का प्रयोग करना चाहिए। फिर है अवसरानुकूलता। अवसरानुकूलता की बात अगर हम करते हैं तो कौन सी बात कब कही जानी चाहिए, किस प्रकार व्यक्त की जानी चाहिए। अवसरों को देखते हुए हम लोग कोई रोता हुआ व्यक्ति है तो उसके सामने हंस हंस कर बात करेंगे तो वो व्यक्ति है और दुखी हो जाएगा। वहीं हम उसको धैर्यपूर्वक समझाने का प्रयास करेंगे तो उससे हमारा बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो इस प्रकार से अवसर के अनुकूल ही बात रखनी चाहिए। मौखिक अभिव्यक्ति है वो अवसरों को देखते हुए की जानी चाहिए। फिर है गतिशीलता। गतिशीलता का गुण एक मौखिक अभिव्यक्ति के अंतर्गत बहुत ही आवश्यक है। यदि गति बहुत ज़्यादा तीव्र होगी तो समझने वाला उस बात को समझ नहीं पाएगा, तो सुनने वाला है उस बात को समझ नहीं पाएगा। दूसरी बात, बहुत ही धीमी गति से होगी तो अब भी समझने वाला उसको समझते समझते थक जाएगा। मतलब कि गति है वो एक बहुत ही अच्छी गति होनी चाहिए जिससे कि जो सुनने वाला है वो उसको सुनकर अपने व्यवहार में बहुत अच्छे से ले, और गति है वो
एक मौखिक अभिव्यक्ति के अकॉर्डिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। फिर है मधुरता। मौखिक अभिव्यक्ति के अंतर्गत मधुरता का गुण समाहित होना चाहिए। अगर हम किसी से बात करते हुए बहुत ही कटु शब्दों का प्रयोग करेंगे तो अगर हमारी कोई बात सही भी होगी तो सामने वाला उसे गलत समझेगा। इसीलिए एक वक्ता को, बोलने वाले को अपनी अभिव्यक्ति के अंदर, मौखिक अभिव्यक्ति के अंदर मधुरता के गुण का समावेश करना चाहिए, जिससे कि जो हमारे द्वारा जो बात कही गई है वो सामने वाले को सही में समझ में आए। फिर है शिष्टता। अगला गुण है शिष्टता। शिष्टता से अगर हम मतलब लें तो भाषा के अंतर्गत आदर सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए जो भाषा मानक है, जो शिष्टाचार से युक्त भाषा है, उसका प्रयोग करेंगे। मतलब कि यहाँ पर गाली गलौज संबंधी कोई ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना है। मौखिक अभिव्यक्ति के अंतर्गत हम लोग अगर किसी को भाषा के अंतर्गत उसको अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करते हुए उस भाषा का प्रयोग करेंगे तो अगला व्यक्ति अपमानित होगा, हमारी बात सही होने के बावजूद भी हमारी बात गलत हो जाएगी। इसीलिए शिष्टता से संबंधित आदर जो शब्द है उनका प्रयोग करते हुए भाषा को अपनाना चाहिए। तो मौखिक अभिव्यक्ति के अंतर्गत निम्न प्रकार के गुण होंगे, तभी वो अभिव्यक्ति एक सशक्त और सही अभिव्यक्ति होगी। अब हम बात करेंगे मौखिक अभिव्यक्ति के अंतर्गत ही औपचारिक और अनौपचारिक बात की। मौखिक अभिव्यक्ति के औपचारिक और अनौपचारिक संदर्भ। मौखिक अभिव्यक्ति के औपचारिक एवं अनौपचारिक संदर्भ। औपचारिक की बात करें तो जो नियमों में बंधा हुआ एक, ये कहें कि शिष्ट भाषा का प्रयोग। अनौपचारिक के अंतर्गत यहाँ पर नियमों ना होकर स्वतंत्र रूप से जो भाव व्यक्त किए जाते हैं वो अनौपचारिक कहलाते हैं। तो पहले औपचारिक संदर्भ में हम बात करेंगे। औपचारिक संदर्भ। परीक्षा की दृष्टि से ये प्रश्न हमारा बनता है, इसीलिए हम लोग उसकी बात कर रहे हैं। यह अभिव्यक्ति औपचारिक अभिव्यक्ति मतलब कतिपय नियमों एवं शिष्टाचार आदि से बंधी होती है। सहजता एवं सहजता एवं सरलता के साथ मनोगत विचारों को प्रकट करने की छूट होती है। औपचारिक संदर्भ में हम मौखिक अभिव्यक्ति की बात कर रहे हैं तो यह नियमों और शिष्टाचार आदि से बंधी होती है और अपने विचारों को सहज और सरलता से मतलब कि विचार को प्रकट करने की इसमें छूट होती है। फिर है अनौपचारिक संदर्भ। अनौपचारिक संदर्भ तो यह इस प्रकार की अभिव्यक्ति में सहजता एवं सरलता के साथ स्वतंत्रता प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होती है। यहाँ बोलने वाला व्यक्ति स्वतंत्र रूप से विचार व्यक्त करता है। औपचारिक शिक्षण की अगर हम बात करें तो परीक्षा को हम देखते हैं। परीक्षा के अंतर्गत जिस प्रकार नियम दिए होते हैं उसी के आधार पर व्यक्त करना होता है।
वहीं अगर हम बालकों के अगर कोई प्रतियोगिता की बात करें तो बालक यहाँ पर स्वतंत्र रूप से अपने भावनाओं विचारों को व्यक्त कर सकता है। संदर्भित विषय वस्तु के आधार पर वो अपने विचारों को व्यक्त कर सकता है। अगर अशिष्ट भाषा का तो प्रयोग इसमें भी नहीं होता और ना ही इसमें होता है, लेकिन वहाँ पर बंदी बनाई एक नियमों की बात की जाती है और उन्हीं नियमों के आधार पर चलना होता है। यहाँ पर व्यक्ति अपने भावनाओं विचारों को स्वतंत्र रूप में व्यक्त कर सकता है। ठीक है, तो ये इन दोनों में अंतर होता है। अब आप लिखिए अपना गृह कार्य प्रश्न। मौखिक अभिव्यक्ति के गुणों का वर्णन करते हुए औपचारिक एवं अनौपचारिक अभिव्यक्ति के संदर्भ में विचार प्रस्तुत करें। ठीक है, ये प्रश्न अपनी उत्तर पुस्तिका में आपको अनिवार्य रूप से इसका उत्तर आपको लिखना है। और अंत में इस महामारी के दौर में यदि बहुत आवश्यक कार्य हो तभी आप घर से बाहर निकलें, और बाहर निकलते हैं तो 3 बातों का विशेष ध्यान रखें। मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस सामाजिक दूरी जो सरकार द्वारा बताई गई है उसका पालन करें, और हाथों को बार बार सैनिटाइज करें या साबुन से धो सके तो उसे धोएं, और सुरक्षित रहे, सभी का ध्यान रखें। धन्यवाद।